बहुओं के काम एक रूप अनेक। सुबह के समय सुप्रिया रसोई की खिड़की के पास खड़ी होकर बाहर देख रही होती है, जहां बाहर सड़क पर माया हाथ में ऑफिस का बैग लिए तेजी से आगे बढ़ रही है। तभी सुप्रिया गहरी सांस लेकर पराठा पलटते हुए मन ही मन, माया दीदी कितनी खुशकिस्मत है जो रोज सज धज कर ऑफिस जाती है। एक मैं हूँ जो सुबह से रात तक बस इस चूल्हे चौके में ही कैद हूँ। इतना सोचकर सुप्रिया नाश्ते की प्लेट लेकर हॉल में पहुंचती है, जहां डाइनिंग टेबल पर पूरा परिवार बैठा होता है। सुप्रिया चुपचाप सबको नाश्ता परोसने लगती है। अरे आलोक बेटा, मेरे कमरे में तू एसी कब लगवाएगा? रात भर गर्मी की वजह से मुझे ढंग से नींद तक नहीं आती है। माँ, ऑफिस में बस कुछ ही दिनों में बोनस मिलने वाला है। जैसे मुझे वो पैसे मिलते हैं, मैं सबसे पहले आपके कमरे में एसी लगवा दूंगा। ऐसे ही नाश्ता कर आलोक अपना ऑफिस बैग लिए घर से बाहर निकल जाता है। वहीं सुप्रिया टेबल से जूठे बर्तनों को समेटकर रसोई की तरफ मुड़ती ही है कि तभी कमला उसे घूरते हुए, उस सामने वाले घर की माया को देखा है कभी सुप्रिया? वो हर महीने कितना सारा पैसा कमाती है। एक तरफ वो है और एक तरफ तू है जो सारा दिन घर में रहकर भी कुछ नहीं करती। क्या कहा माँ जी आपने? क्या आपको वाकई लगता है कि मैं पूरे दिन घर में बैठकर कुछ भी नहीं करती हूँ? बहू, घर संभालना और घर के काम करना तो कोई भी कर लेगा। तू नौकरी भी करे और घर भी संभाले तब मैं मानू कि हाँ तू मेहनत कर रही है। मम्मी जी, मैं घर संभालने के लिए खुद के सपने, यहाँ तक कि खुद को भी भूल गई। फिर भी आप मेरे बारे में ऐसा कह रही हैं। आखिर इतना सब कुछ करने के बाद भी इस घर में मेरी कोई वैल्यू नहीं है। चाहे कुछ भी कर लूं, आपके ताने कभी खत्म नहीं होंगे। सुप्रिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो बर्तनों की ट्रे उठाकर तेजी से रसोई के अंदर चली जाती है और रसोई में जाकर हॉट केस में गरम कचौरियां और पोहा पैक करके उसे लेकर हॉल में आ जाती है। तभी कमला, अरे बहू, कहाँ जा रही है? माँ जी, मैं काजल के घर जा रही हूँ। उसे मेरे हाथ का बना ये नाश्ता बहुत पसंद है, इसीलिए उसे देने जा रही हूँ। इतना कहकर वो काजल के घर चली जाती है। वहीं काजल के घर में कदम रखते ही उसे विमला की ऊंची आवाज सुनाई देती है। मुझे तो समझ नहीं आता कि तुझे अपने मायके में सिखाया क्या गया है। सुबह के 9 बजने को आए हैं और तुझसे एक ढंग का नाश्ता तक नहीं बना। एक वो शांता की बहू है जो कितना कमाती है और एक कमला की बहू है जो पूरा घर संभालती है। तेरे में एक भी गुण नहीं है। मम्मी जी, मैं भी तो इन्फ्लुएंसर हूँ, मैं भी राइटिंग वर्क करती हूँ और मैं भी कुछ करना चाहती हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरे पास कोई साधन ही नहीं है। तभी विमला अचानक सुप्रिया को देखकर चुप हो जाती है। फिर सुप्रिया विमला से, नमस्ते आंटी जी। अरे सुबह सुबह आप काजल पर इतना क्यों गुस्सा हो रही है? डांटना बाद में, पहले आप ये गर्मा गर्म नाश्ता कर लो। अरे ये तो मेरा मनपसंद नाश्ता है। हाँ, मुझे पता था, इसलिए तो मैं देने आई हूँ। चलो अब मैं चलती हूँ। सुप्रिया काजल को डिब्बा सौंपकर मुस्कुराते हुए घर से बाहर निकल जाती है और उसके जाते ही विमला काजल से, अरे तुझे इतना ज्यादा खुश होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। वो यहाँ तुझे नाश्ता देने नहीं आई थी, बल्कि तुझे नीचा दिखाने आई थी। क्या मतलब माँ जी? सुप्रिया भला मुझे नीचा क्यों दिखाने आएगी? हाँ, वो पूरा घर संभालती है, सबको खुश रखती है, लेकिन तुम कुछ नहीं कर पाती, इसलिए वो तुझे ये बताने आई थी कि तुम किसी काम की नहीं हो और वो कितनी परफेक्ट है। इतना कहकर विमला गुस्से में हॉल से बाहर चली जाती है। वहीं काजल अकेले टेबल के पास खड़ी रहकर नाश्ते के डिब्बे को देखती रह जाती है। वहीं दूसरी तरफ रिया अपने घर के हॉल में सोफे पर बैठी होती है। तभी गायत्री बाजार से वापस लौटकर रिया को देखकर भड़क जाती है। अट गई बहू, अब जाकर तुम्हारी नींद खुली है क्या? महारानी की तरह सोफे पर पैर पसार कर बैठी हो। हाँ मम्मी जी, अभी अभी आई हूँ। दरअसल इस नए घर में मुझे रात को जल्दी नींद नहीं आती, इसी वजह से सुबह उठने में थोड़ी देर हो जाती है। अच्छा, काम चोरी का ये बहुत ही अच्छा बहाना निकाला है तुमने। तुम तो सच में किसी काम की नहीं हो। ना तो तुम कमा सकती हो, ना तो तुम घर संभाल सकती हो, ना ही कुछ। इससे अच्छा तो मैं अपने बेटे के लिए कोई अनपढ़ घर संभालने वाली बहू ले आती। तेरी पढ़ाई लिखाई किसी काम की नहीं है। माँ जी, ये कैसी बात कर रहे हो आप? मेरी पढ़ाई लिखाई को आप इस तरह बेकार कैसे कह सकती है? इस मोहल्ले में और भी बहुएं हैं जो जॉब भी करती हैं, घर भी संभालती हैं और कुछ नया करने की कोशिश भी करती हैं, लेकिन एक तू है जो कुछ नहीं करना चाहती। उनमें से सबसे ज्यादा निकम्मी और कामचोर तू ही है। रिया की आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं। वो अपनी सास की कड़वी बातें सुनकर बिना कोई जवाब दिए रोते हुए अपने कमरे की तरफ चली जाती है। वहीं अपने घर में सोफे पर बैठा नितिन बार बार अपनी घड़ी देख रहा होता है। तभी माया ऑफिस के कपड़ों में थकी हारी अंदर आती है। आ गई तुम? इतनी देर कहाँ लग गई तुम्हें? तुम्हें अंदाजा भी है कि मैं कब से यहाँ पर भूखा बैठा तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ? नितिन, आज थोड़ा वर्क एक्स्ट्रा था। बॉस ने एक जरूरी प्रोजेक्ट की वजह से मुझे रोक लिया था। चलो ठीक है,
आ ही गई हो तो जल्दी से अपना ये दफ्तरबाजी बंद करो और रसोई में जाकर मेरे लिए खाना बना दो। नितिन, मैं भी तो आप ही की तरह ऑफिस में काम करती हूँ। अगर आप मुझसे पहले घर आ गए थे तो आप खुद भी तो थोड़ा बहुत खाना बना सकते थे। क्या मैं खाना बनाऊं? तुम होश में तो हो माया? ये काम औरतों के हैं, मर्दों को शोभा नहीं देते। काम में मर्द और औरत कहाँ से आ गए जब दोनों बराबर है? तो अगर मैं ऑफिस का काम कर सकती हूँ तो तुम घर का काम क्यों नहीं कर सकते? तभी शांता अपने कमरे से बाहर निकलकर हॉल में आती है और माया को नितिन से बहस करते हुए देखकर, अपनी पड़ोसन सुप्रिया को देखो, वो कितना अच्छा घर संभालती है, सबका ख्याल रखती है, कभी भी किसी को कोई शिकायत का मौका नहीं देती। और एक तुम हो। मम्मी जी, वो मेरी तरह ऑफिस में जाकर काम नहीं करती है, वो पूरे समय घर पर ही रहती है। बहू कमाना तो सिर्फ मर्दों का काम है, औरतों को तो घर के अंदर चूल्हा चौका संभालना ही शोभा देता है। माया शांता और नितिन की बातें सुनकर पूरी तरह टूट जाती है। वो बिना कोई और बहस किए अपना बैग सोफे पर पटकते हुए रसोई की तरफ बढ़ जाती है और रसोई में जाकर खाना बनाने की तैयारी करते हुए मन ही मन, मैं ऑफिस में बॉस हूँ, लेकिन उस एक घर संभालने वाली की वजह से इस घर में मेरी कोई वैल्यू नहीं है। मिलने दो उसे, मैं बताती हूँ कि मैं क्या करती हूँ और उसकी मेरे सामने क्या औकात है। ऐसे ही दूसरी तरफ सुप्रिया के घर में रात के खाने का समय हो जाता है। वो डाइनिंग टेबल पर आलोक और रमेश को खाना परोसती है। तभी आलोक एक निवाला मुंह में लेते हुए, अरे ये रोज रोज डिनर में ये सब्जी रोटी कौन बनाता है? कभी छोले भटूरे या कुछ स्पेशल बना दिया करो। आलोक, मैं अकेले घर का काम करते करते थक जाती हूँ और कोई मेरा हाथ बटाने वाला नहीं होता है। उस पर भी आप मेरी तारीफ करने के बजाय हमेशा मेरे काम में कमियां निकालते रहते हैं। माया को देखा है, वो ऑफिस भी संभालती है और घर भी संभालती है, लेकिन बिना किसी शिकायत के। और एक तुम 4 लोगों का 2 वक्त का खाना बनाना, कपड़े धोना और घर की सफाई करने में शिकायत कर रही हो। अगर तुम्हें घर संभालना बिल्कुल आसान काम लगता है तो कभी मेरी जगह रहकर देखो। हाँ, कभी मेरी जगह ऑफिस में बैठकर देखो। बॉस की बातें सुनो, ताने सुनो, दुनिया भर का प्रेशर झेलो, फिर समझ में आएगा तुमको कि असली काम क्या होता है। आलोक की बातों से उदास होकर सुप्रिया टेबल से जूठे बर्तन उठाती है और तेजी से रसोई की तरफ चली जाती है और सिंक के पास खड़ी होकर रोते हुए बर्तन धोती है और मन ही मन, आजकल की औरतें काम क्या करने लग गई? घर संभालने वाली औरतों को कुछ नहीं समझती और उनकी वजह से हम जैसी औरतों को कितना परेशान होना पड़ता है। ऐसे ही रात के 11 बज चुके हैं। काजल अपने कमरे में बैठी अपने फोन में कुछ काम ढूंढ रही होती है। तभी आकाश कमरे में आता है। काजल, मैंने तुमसे कुछ फाइल कंप्लीट करने को बोला था, तुमने वो काम पूरा किया या नहीं? आकाश, मुझे वो सॉफ्टवेयर समझ में नहीं आ रहा था, मैं कैसे करती? मैंने कोशिश की थी पर वो पूरा नहीं हो पाया। ना तो तुम ऑफिस जाती हो और ना ही तुम घर पर कोई काम अच्छे से करती हो, और अगर मैं तुमसे कुछ काम कहता भी हूँ तो वो भी तुम नहीं करती। आखिर घर में सारे दिन करती क्या रहती हो तुम? मैं भी अपनी लाइफ में कुछ करना चाहती हूँ। अगर तुम मेरा सपोर्ट करो तो मैं घर भी संभाल सकती हूँ और इनकम भी जनरेट कर सकती हूँ। तुम औरत हो या औरत की तरह हो यार? तुम बस ये घर संभाल लो, हमारे लिए वही बहुत बड़ी बात है। इतना कहकर आकाश सो जाता है और अगली सुबह नई नवेली बहू रिया रसोई में नाश्ते के लिए सैंडविच तैयार कर रही होती है। तभी उसकी ननद कोमल रसोई में आकर, अरे भाभी, आपको इस घर में आए इतने दिन हो गए पर आपको अभी तक ये भी नहीं पता कि मुझे नाश्ते में पिज्जा पसंद है। कोमल पैर पटकती हुई रसोई से बाहर चली जाती है। वहीं रिया उदास होकर खुद से, मैं इतनी कोशिश करती हूँ घर संभालने की, लेकिन फिर भी सब लोग कोई ना कोई कमी निकाल ही देते हैं। इतना सोचते हुए रिया नाश्ता तैयार कर प्लेट लेकर जैसे ही हॉल में पहुंचती है, वहां ससुर सुरेश बैठे होते हैं। तभी सुरेश रिया को देख चाय का कप उठाकर उसे ताना मारते हुए, बहू, नाश्ता भी समय पर नहीं दे सकती क्या? इतनी देर लगा दी। हाँ, वो बस बनाने में देर हो गई। काम ही क्या रहता है तुम्हारे पास दिन भर? हाँ, ना तो तुम माया की तरह जॉब करती हो, ना ही सुप्रिया की तरह घर संभालती हो, और ना ही काजल की तरह फ्रीलांसिंग वर्क करती हो। फिर भी काम में कमियां रहती हैं तुम्हारे। इतना कहकर सुरेश चाय पीकर वहां से चला जाता है। वहीं रिया अपने आंसू पोंछते हुए वहीं खड़ी रह जाती है। ऐसे ही चारों बहुएं अपने घर वालों की बात सुन सुनकर एक दूसरे से जलने लगती हैं। और फिर कुछ दिनों के बाद रविवार के दिन मोहल्ले में सत्संग चल रहा होता है, जहां सुप्रिया, माया, काजल और रिया भी सत्संग सुनने आई होती हैं। खुशकिस्मती से उन चारों को एक ही कतार में
बिल्कुल एक दूसरे के बगल में जगह मिलती है। वहीं चारों बहुएं एक दूसरे की तरफ देखकर गुस्से में अपना मुंह फेर लेती हैं। तभी काजल सुप्रिया से, तुम सिर्फ घर संभालती हो ना, तो तुम्हें इतना घमंड किस बात का है? अगर मेरी तरह पढ़ी लिखी होती और काम करती तो आसमान से नीचे पैर नहीं रखती। हाँ हाँ, सिर्फ जॉब ही करती है, घर तो नहीं संभालती। अगर मेरी तरह बिना किसी मदद घर संभालती तब मैं मानती। पैसे तो कोई भी कमा सकता है। पैसे कमाना इतना आसान लगता है क्या? किस बात का घमंड है तुम जैसी घर संभालने वाली औरतों को, जो हमेशा कामकाजी औरतों को नीचा समझती हो? हाँ हाँ, सही बात है। किसी को पैसे कमाने का घमंड है तो किसी को घर का काम संभालने का घमंड है। लेकिन इन्हें नहीं पता कि वो जिसे अपने से कम समझ रही हैं, वो दरअसल में क्या चीज है। अब मैं क्या ही बोलूं, लोग अपना अपना घमंड लिए फिरते हैं। न जाने इतना घमंड समा कहाँ जाता है। क्या कहा तुमने? मुझे पैसे कमाने का घमंड है? तुम मुझे ताना मार रही हो? हाँ, तुम पैसे तो कमा सकती हो माया दीदी, लेकिन सुबह जल्दी उठने से लेकर शाम को सबसे आखिरी में सोने तक घर नहीं संभाल सकती। जिस दिन संभाल लोगी उस दिन मानूंगी। देखो तो जरा दोनों को अपने अपने कामों पर कितना घमंड है। इन्हें लगता है कि इनकी वजह से ही पूरी दुनिया चल रही है, और जो औरतें कुछ नया करना चाहती है, कुछ बनना चाहती है, उनकी तो इनकी दुनिया में कोई जगह ही नहीं है। आप लोगों की इन बड़ी बड़ी बातों के हिसाब से तो मैं यहाँ एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती, क्योंकि ना तो मैं अच्छे से घर संभाल पाती हूँ और ना ही कोई जॉब कर रही हूँ। चारों बहुओं के बीच बहस तेज होने लगती है। तभी मंच पर बैठे सत्संग करने वाले बाबा जी का ध्यान उनकी तरफ जाता है। वो माइक हाथ में लेकर गंभीर आवाज में बोलते हैं, इस दुनिया में हर चीज, हर बात और हर घटना का अपना एक विशेष महत्व है। ईश्वर ने बिना किसी महत्व के इस दुनिया में किसी को नहीं बनाया है। बाबा जी की ये बात सीधे चारों बहुओं के दिल पर लगती है। वो चारों अचानक शांत होकर गहरी सोच में पड़ जाती हैं। तभी सत्संग खत्म होता है और चारों चुपचाप अपने घर लौट जाती हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन माया पूरा किचन संभालने और खाना बनाने की कोशिश करती है। वो पसीने से तरबतर होकर खाना बनाकर अपने सास ससुर और पति को खिलाती है। वहीं खाना खाकर नितिन, अरे माया, नमक तो देखो, इसमें कितना ज्यादा है और रोटियां भी कितनी सख्त बनी हैं। तुमसे एक दिन का खाना भी ढंग से नहीं बनता क्या? मैंने तो पहले ही कहा था, इसके बॉस की बात नहीं है। घर का काम करने के लिए सलीका चाहिए होता है, जो इसमें बिल्कुल नहीं है। ये सुनकर माया मन ही मन, एक टाइम पर एक इंसान एक ही काम कर सकता है, ये बात बिल्कुल सच है। सुप्रिया जो घर संभालती है वो सच में बहुत मुश्किल काम है। वहीं दूसरी तरफ हाउसवाइफ सुप्रिया भी अपने घर के सारे काम खत्म करने के बाद कमरे में आकर बेड पर बैठकर अपने पति आलोक की ऑफिस वाली फाइल को बड़े ध्यान से देख रही होती है कि तभी आलोक कमरे में आकर, सुप्रिया, ये तुम क्या कर रही हो? तुम्हारा काम सिर्फ और सिर्फ घर संभालना है। तुम घर संभालो, तुम इन फाइलों के चक्कर में मत पड़ो, तुम्हारे बस की बात नहीं है। आलोक सुप्रिया के हाथ से फाइल छीनकर रख देता है। वहीं सुप्रिया बिना कोई जवाब दिए चुपचाप करवट लेकर मन ही मन, सच कह रहे हैं, ये जॉब करना इतना भी आसान नहीं है। इतना सोचकर वो सो जाती है। और फिर अगले संडे सुबह के समय सुप्रिया हाथ में थैला लिए सब्जी खरीद रही होती है। तभी वहां माया, काजल और रिया भी आ जाती हैं। वहीं चारों की नजरें मिलती हैं और वो एक दूसरे से बातें करते हुए, नमस्ते दीदी। वो उस दिन सत्संग में मैंने जो कुछ भी गुस्से में कहा, मुझे वैसा नहीं कहना चाहिए था, मुझे माफ कर देना। नहीं सुप्रिया, गलती मेरी थी। मैंने उस दिन खाना बनाने की कोशिश की, तब मुझे एहसास हुआ कि जो काम तुम रोज इतनी आसानी से करती हो वो कितना थका देने वाला है। सच कहूँ तो हम सब अपनी अपनी जगह परेशान हैं। मैं भी आगे अपनी पढ़ाई करना चाहती हूँ, कुछ बनना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पति और मेरी सास चाहते हैं कि मैं बस एक साधारण हाउसवाइफ बन के रह जाऊँ। मेरी कहानी भी अलग नहीं है दीदी। मेरे ससुर चाहते हैं कि मैं जॉब करूं, लेकिन मुझे आगे पढ़ाना नहीं चाहते। अब मैं क्या करूं? अब जब हमें एक दूसरे के प्रति जो गलतफहमी थी वो दूर हो गई है, तो हम एक दूसरे के सपनों को सपोर्ट करेंगे, और जो हमें भड़काते हैं अब हम उन्हें मिलकर मुंहतोड़ जवाब देंगे। उस दिन के बाद से चारों बहुएं रोज शाम को पार्क में एक दूसरे से मिलने लगती हैं। वो अपनी फीलिंग शेयर करती हैं और एक दूसरे को गहराई से समझने लगती हैं। और फिर एक संडे के दिन चारों पार्क में बेंच पर बैठी बातें करते हुए, सुप्रिया, तुम पूरे घर का सारा काम अकेले संभालती हो, फिर भी तुम्हें कोई इज्जत नहीं मिलती और ना ही टाइम बचता है। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, अब से जब भी मुझे फ्री टाइम मिलेगा मैं तुम्हारी हेल्प कर दिया करूंगी। सच में माया दीदी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह मैं भी आपके काम में हेल्प कर दिया करूंगी, ताकि आपको ऑफिस और घर संभालने में कोई दिक्कत नहीं हो। काजल दीदी, मेरे पास घर पर एक लैपटॉप रखा हुआ है जिसका कोई इस्तेमाल नहीं होता। अगर आप चाहो तो फ्रीलांसिंग के काम के लिए उसे टाइम टू टाइम यूज कर सकती हो। थैंक यू सो मच रिया। अगर तुम यही चाहती हो
तो मैं भी तुम्हें घर के थोड़े बहुत काम सिखाऊंगी और तुम किस फील्ड में अपना करियर बना सकती हो वो भी तुम्हें अच्छे से बताऊंगी। चलो अब ये तय रहा, अब से हम सब एक दूसरे का सहारा बनेंगे। जो लोग अब तक हमें मैनिपुलेट करते थे, अब वक्त आ गया है कि हम उन्हें मैनिपुलेट करें। बातें करने के बाद सभी अपने अपने घर चली जाती हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन रात के समय सुप्रिया अपने कमरे में बैठी माया को फोन लगाती है। सुप्रिया, तुम्हारी आवाज इतनी बुझी बुझी क्यों लग रही है? क्या बात है? आज बहुत ज्यादा उदास लग रही हो तुम। क्या ही बताऊं दीदी, मैं पूरा घर संभालती हूँ लेकिन फिर भी मेरे पति मुझे कुछ नहीं समझते। तुम गलत नहीं हो, बस तुम्हारे पति तुम्हें समझ नहीं पा रहे। वैसे आपने अभी कॉल क्यों किया है? त्योहार आ रहे हैं, ऑफिस संभालना और घर का काम भी है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं अकेले ये सब कैसे मैनेज करूंगी। आप बिल्कुल फिक्र मत करो, मैंने कहा था ना कि हम साथ हैं, मैं हेल्प करवाऊंगी, आप सो जाओ। इतना कहकर फोन रख सुप्रिया तुरंत ग्रुप कॉल पर काजल और रिया को फोन मिलाकर सुबह जल्दी माया के घर पहुंचने की योजना बनाती है। फिर अगली सुबह रिया जल्दी उठकर फटाफट अपने घर का काम खत्म कर माया के घर पहुंच जाती है। वहीं उसे देखकर शांता, अरे तुम सुबह सुबह यहाँ, हमारे घर खैरियत तो है? हाँ आंटी जी, वो एक्चुअली हमारे घर की चीनी पूरी तरह खत्म हो गई थी तो मैं वही लेने आई हूँ। तभी सुप्रिया और काजल भी वहां आ जाती हैं, जिन्हें देखकर शांता, तुम दोनों भी चीनी लेने आई हो क्या? नहीं आंटी, बस हमें माया से कुछ जरूरी काम के सिलसिले में बात करनी थी, इसीलिए आए हैं। इतना कहकर सुप्रिया, काजल और रिया सीधे रसोई के अंदर चली जाती हैं, जहां जाकर तीनों बहुएं फटाफट काम में जुट जाती हैं और फिर खाना बनाकर सभी काम खत्म कर चुपचाप अपने घर लौट आती हैं। वहीं माया खुशी खुशी अपने कमरे में जाकर तैयार होकर हॉल में आती है। तभी शांता, अरे बहू, आज तो त्योहार का दिन है, घर में इतना सारा काम बिखरा पड़ा है, तुम आज अपने ऑफिस की छुट्टी क्यों नहीं ले लेती? चिंता मत कीजिए मम्मी जी, काम हो गया है, अब मैं ऑफिस जा रही हूँ, बाय। ऐसे ही चारों बहुएं एक एक करके चारों का काम बांट लेती हैं ताकि उन्हें अपने व्यक्तिगत सपनों के लिए फ्री टाइम मिल सके। फिर एक दिन दोपहर के समय सुप्रिया अपने कमरे में आईने के सामने बैठी मेकअप कर रही थी। तभी आलोक वहां आकर, अरे सुप्रिया, इस समय तुम कमरे में बैठकर ये क्या फालतू के काम कर रही हो? बस थोड़ा अपने लिए वक्त निकाल कर खुद को दे रही हूँ, जो मेरा हक है। अच्छा, ऐसा करती क्या हो तुम दिन भर जो तुम्हें खुद के लिए वक्त निकालने की जरूरत पड़ गई? हाँ। उसी समय तीनों बहुएं सुप्रिया से मिलने उसके कमरे में आती हैं और आलोक की बात सुनकर माया, आलोक जी, आपके हिसाब से इस पूरे घर का मैनेजमेंट संभालना कोई जॉब नहीं है? आपको इनकी सराहना करनी चाहिए, ना कि जज करना चाहिए। आलोक माया की बात सुनकर पूरी तरह अवाक रह जाता है। उसके पास कोई जवाब नहीं होता। वो अपना मुंह सिकोड़कर चुपचाप कमरे से बाहर निकल जाता है। और फिर अगले दिन फ्रीलांसर काजल अपने घर में व्यवस्थित तरीके से गमलों को सजा रही होती है। तभी विमला वहां आकर, सारा दिन बस यही फालतू काम करती रहती है, आता जाता तो कुछ नहीं है तुझे, कम से कम घर का ही काम अच्छे से कर लिया कर। माँ जी, मैं समझ चुकी हूँ, मैं कितना भी कर लूँ आपको मेरी बुराई ही दिखेगी। काजल विमला को वहीं छोड़कर चली जाती है। फिर थोड़ी देर के बाद सुप्रिया, माया और रिया एक साथ काजल के घर पहुंचती हैं, जहां सुप्रिया के हाथ में पुराना लैपटॉप और रिया के हाथ में कुछ जरूरी किताबें होती हैं। तभी हॉल में बैठी विमला उन्हें देखकर, और तुम तीनों आज फिर यहाँ एक साथ, क्या काम है तुम लोगों को मेरी बहू से? हाँ आंटी जी, हमें काजल से बहुत ही जरूरी काम था, इसलिए हम सीधे उसके कमरे की तरफ जा रहे हैं। इतना कहकर तीनों काजल के कमरे में चली जाती हैं। वहीं काजल उन्हें देखकर, अरे तुम लोग आ गए, क्या हुआ बताओ ना। काजल, तुम्हें फ्रीलांसिंग का काम शुरू करना था ना? ये लो मेरा ये लैपटॉप, आज से तुम रख लो और अपना काम शुरू करो। और ये मेरी पढ़ाई की बुक्स है, ये बहुत काम आएगी। तभी काजल के पति आकाश कमरे में आकर गुस्से में अपनी फाइल ढूंढते हुए काजल पर चिल्लाकर, काजल, मेरा वो प्रेजेंटेशन कमरे के टेबल पर रखा था, मुझे ऑफिस के लिए निकलना है, कहाँ है वो? काजल अलमारी से फाइल निकालकर आकाश को दे देती है, जिसके बाद वो फाइल लेकर चला जाता है। तभी रिया, अरे मेरे दिमाग में एक बहुत ही जबरदस्त और शानदार आइडिया आया है। कैसा आइडिया रिया, जल्दी बताओ। हमारे घर वाले हमारी कोई वैल्यू नहीं करते ना, तो हम सब मिलकर एक बड़ा सा चार्ट बनाएंगे। उस चार्ट में हम सुबह से रात तक क्या क्या करती हैं, उसका पूरा ब्यौरा लिखेंगे और घर वालों को दिखाएंगे। वाह रिया, हम यहाँ तुम्हें आइडिया देने आए थे, लेकिन तुम्हारे यहाँ से हमको ही एक बहुत ही बेहतरीन आइडिया मिल गया। चारों बहुएं मुस्कुराकर लैपटॉप देकर वहां से चली जाती हैं। फिर अगले दिन रिया जमीन पर बैठकर एक बड़े चार्ट पेपर पर स्केच पेन से कुछ लिख रही होती है। तभी गायत्री और रोहित वहां आकर रिया को चार्ट बनाते देख,
बहू तुम यहाँ हॉल के फर्श पर बैठकर क्या कर रही हो? मम्मी जी, ये चार्ट मेरे इस घर के प्रति समर्पण का है। मैं इसमें लिख रही हूँ कि इस घर को संभालने के लिए मैंने अपने कितने सपने मारे, कितने कॉम्प्रोमाइजेस किए और मैं पूरे दिन क्या क्या काम करती हूँ। लेकिन रिया, इस बेकार के चार्ट को बनाने से आखिर क्या होगा? रोहित, आप लोग हमेशा कहते हैं कि घर की बहू का सिर्फ एक ही काम होता है, सबको खुश रखना। लेकिन क्या आपने कभी ये देखा है कि उस एक काम को परफेक्ट करने के लिए हम कितनी बार खुद को अंदर से मारते हैं? ये सुनकर रिया की सास और पति चुप हो जाते हैं। दूसरी तरफ सुप्रिया भी अपने हाथ में चार्ट पेपर लिए आलोक और कमला के सामने खड़ी होकर, आलोक, मैं आज से वो सब भी करूंगी जो मैं अपनी लाइफ में करना चाहती हूँ और घर भी संभालूंगी, लेकिन अपने सपनों को मारकर नहीं। देखिए, मैंने तो चार्ट पेपर तैयार भी कर लिया है। चारों बहुएं अपने अपने घरों में पूरी तरह आत्मनिर्भर हो चुकी थीं। वो सिर्फ अपने काम से काम रखती हैं, जिससे चारों सासें बहुत ज्यादा नाराज हो जाती हैं और अपने अपने बेटों से बहुओं की शिकायत करती हैं। और फिर एक दिन आकाश डाइनिंग टेबल पर खाना खाते हुए, काजल, तुम पूरे दिन इस घर में बैठकर करती क्या हो? हाँ, क्या तुमसे रात को एक अच्छा खाना भी नहीं बनाया जा सकता? अब और एक शब्द भी नहीं। आपने कभी ये सोचा है कि जब आप ऑफिस से थक कर आते हैं तो अपना सारा गुस्सा इस तरह मुझ पर क्यों निकालते हैं? आप ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि आपको लगता है कि आप सुपीरियर हैं, आप कमाते हैं और आपकी वजह से मैं इस घर में पल रही हूँ। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं अभी घर पर रहकर घर संभालती हूँ, आपका घर व्यवस्थित करती हूँ। आकाश काजल की बातों को सुनकर शांत हो जाता है। वहीं काजल गुस्से में अपने कमरे के अंदर चली जाती है। ऐसे ही बाकी की तीनों बहुएं भी अपने घर में अपने अपने घर वालों की बातों का मुंह तोड़ जवाब देती हैं। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन चारों बहुएं एक साथ मॉल में खरीदारी करने पहुंचती हैं। वे सभी एक बड़े शोरूम के पास खड़ी होती हैं कि तभी वो लोग देखती हैं कि उनकी सासें भी मॉल में शॉपिंग करते हुए आपस में बातें कर रही हैं। तभी चारों बहुएं तुरंत एक पिलर के पीछे छिप जाती हैं और उनकी बातें ध्यान से सुनने लगती हैं। अरे क्या बताऊं बहनों, मेरी बहू तो बस घर में बैठी रहती है, बाहर की दुनिया का उसे कुछ पता ही नहीं है। बस दिन भर चौके चूल्हे में ही दिमाग लगाती है। मेरी तो नौकरी वाली है, पर क्या फायदा, घर के काम में उसका मन ही नहीं लगता। मुझे तो ऐसी बहू चाहिए थी जो बस घर संभाले और हमारी सेवा करे। और मेरी नई बहू तो बिल्कुल निकम्मी है। उससे तो ना घर का काम ढंग से होता है और ना ही वो बाहर जाकर 4 पैसे कमा सकती है। मेरी फ्रीलांसर भी वैसी ही है, बस दिन भर फोन और लैपटॉप में घुसी रहती है। इन बहुओं को जब तक कंपेयर करके ताने ना मारो, ये सीधे रास्ते पर नहीं आती। सासों की ये कड़वी बातें सुनकर चारों बहुओं के चेहरों पर गुस्सा और उदासी साफ दिखाई देने लगती है। देखा सबने, हम सबने हमेशा इनका भला ही चाहा, इनके लिए अपनी खुशियाँ कुर्बान की, लेकिन इनके दिल में हमारे लिए क्या सोच है, आज पूरी तरह साफ हो गया। अब बहुत हो गया, अब वक्त आ गया है कि हम इन सबको एक ऐसा सबक सिखाएं जो ये जिंदगी भर याद रखें। हाँ, अब हम इनके तानों को चुपचाप नहीं सहेंगे। हम चारों मिलकर एक ऐसा प्लान बनाएंगे कि इन्हें हमारी असली वैल्यू समझ में आ जाएगी। बिल्कुल, अब ये जिस बहू को ये जैसा देखना चाहती थी वो वैसे ही बन जाएगी। चारों अपने अपने घर चली जाती हैं और फिर अगली शाम सुप्रिया घर के हॉल में कमला और आलोक से, मम्मी जी, आलोक, मुझे एक जरूरी बात करनी है। मैंने आज एक बड़ी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई कर दिया है और कल से मैं नौकरी पर जा रही हूँ। आपको जॉब वाली पड़ोसन की बहू अच्छी लगती थी ना, इसलिए अब मैं सिर्फ जॉब करूंगी, आप घर देखना। अरे बहू, ये तो अचानक क्या कह रही है? तो नौकरी पर जाएगी तो इस पूरे घर का काम कौन संभालेगा, रसोई कौन देखेगा? माँ जी, सब कुछ तो एक साथ नहीं हो सकता ना, इसलिए मैंने फैसला कर लिया है कि मैं सिर्फ जॉब पर ध्यान दूंगी। सुप्रिया इतना कहकर सीधे अपने कमरे के अंदर चली जाती है। वहीं कमला और आलोक एक दूसरे का मुंह ताकते रह जाते हैं। इधर दूसरी तरफ विमला और आकाश आराम से चाय पी रहे होते हैं। तभी फ्रीलांसर काजल पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने कमरे से बाहर आकर उनके सामने खड़ी हो जाती है और, सुनिए, मुझे आपसे और मम्मी जी से कुछ कहना है। मैं अपनी इस ऑनलाइन फ्रीलांसिंग और इन्फ्लुएंसिंग के काम में बहुत आगे जाना चाहती हूँ। मैंने आज तक आप सबकी हर बात मानी है, पर आज आपको मेरी बात माननी होगी। मैं अपने करियर पर पूरी तरह फोकस करने के लिए अगले 2 साल तक आपके साथ इस घर में अलग रहूंगी। लेकिन काजल, ये तुम क्या बात कर रही हो? तुम घर छोड़कर अलग कैसे रह सकती हो? आप मुझे अब मना नहीं कर सकते आकाश, क्योंकि आज तक मैंने आपकी किसी भी बात के लिए मना नहीं किया है। ये मेरा आखिरी फैसला है। काजल तेजी से पैर पटकती हुई वहां से चली जाती है। तभी आकाश अपनी माँ विमला से, माँ, मैं पूरी तरह मजबूर हूँ, मैं अब क्या कर सकता हूँ? वो अपनी जगह बिल्कुल सही कह रही है। जब उसने आज तक मेरी किसी बात को मना नहीं किया तो मैं उसे कैसे रोकूं?
बेटा मैं इस घर में बिना बहू बेटी के भला कैसे रहूंगी? घर कौन संभालेगा, खर्च कौन देगा? आकाश बिना कोई जवाब दिए अपने कमरे की तरफ चला जाता है। उधर रिया हॉल में आकर सुरेश से, मुझे आप लोगों से कुछ बहुत जरूरी बात करनी है। आप लोग हमेशा मुझसे कहते हैं ना कि मुझसे घर का कोई काम अच्छे से नहीं संभलता, और मैं बिल्कुल निकम्मी हूँ। हाँ तो मैं कुछ गलत थोड़ी कहता हूँ, तुमसे घर का एक काम भी तो ढंग से नहीं होता। हाँ बाबूजी, मुझे अब एहसास हो गया है कि मुझसे ये घर अच्छे से नहीं संभलता, कुछ भी अच्छे से नहीं कर पाती हूँ। इसलिए मैंने आज एक एक्सपर्ट काम वाली बाई रख ली है। वो हर महीने पूरे 10,000 रुपए लेगी। पहले 3-4 महीने तक, जब तक मैं घर के कामों में एक्सपर्ट नहीं हो जाती, वही सारा काम करेगी। आप लोग उसे हर महीने पेमेंट दे देना। हे भगवान, 10,000 रुपए महीना, इतना सारा पैसा इस मंदी के दौर में भला कहाँ से आएगा? इस लड़की ने तो हमें पूरी तरह लूट लिया। यही एक रास्ता था क्या इसके पास? रिया गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। उधर शाम को माया ऑफिस से घर लौटती है। तब शांता माया को देखकर, अरे माया, आज तो महीने की 1 तारीख आ गई। तूने अब तक अपनी सैलरी से मुझे घर के खर्चे के पैसे क्यों नहीं दिए? मकान का किराया देना है, दूध वाले का हिसाब करना है, और इस बार बिजली का भी बहुत भारी बिल आया है। मम्मी जी, मैं इस महीने आपको कहाँ से पैसे ला कर दूं? मेरे पास तो अब 1 भी रुपया नहीं है। तुम्हारी पूरी सैलरी कहाँ गई माया? तुम हमसे मजाक कर रही हो क्या? आप दोनों को मेरा बाहर जाकर जॉब करना और पैसे कमाना कभी पसंद ही नहीं था ना। आपको तो हमेशा ऐसी बहू चाहिए थी जो घर में रहे, इसलिए मैंने आज ही अपनी जॉब छोड़ दी है। अब मैं सिर्फ घर संभालूंगी, और हाँ, इस आखिरी महीने के जो पैसे मुझे मिले हैं वो मैं सिर्फ अपने पर्सनल खर्च के लिए रखूंगी। इतना कहकर माया अपने कमरे में चली जाती है और दरवाजा बंद कर लेती है। इधर शांता परेशान होकर अपने आप से, हे भगवान, अगर ये अपनी इतनी अच्छी भली नौकरी छोड़ देगी तो हमारे घर के ये सारे बड़े बड़े खर्चे आखिर कैसे पूरे होंगे? हम तो पूरी तरह बर्बाद हो जाएंगे। अगले दिन रविवार की शाम मोहल्ले के पार्क में कमला, शांता, विमला और गायत्री चारों ही उदास और उतरे हुए चेहरों के साथ एक बेंच पर आकर बैठकर बातें करते हुए, बहनों, मैं तो बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ। मेरी बहू माया जो इतनी अच्छी जॉब करती थी, जिससे घर में हर महीने अच्छे पैसे आते थे, अब वो जिद पर अड़कर नौकरी छोड़ने की बात कह रही है। अगर वो नौकरी छोड़ देगी तो मेरे घर के खर्चे कैसे पूरे होंगे? मेरी बहू तो इन्फ्लुएंसर थी, काम के साथ साथ थोड़ा बहुत घर भी देख लेती थी, पर अब तो तानों से तंग आकर अपने पति के साथ 2 साल के लिए घर छोड़ के जाने के लिए कह रही है। उसने ऐसा किया तो मैं अकेली रह जाऊंगी। अरे तुम दोनों जरा मेरी कहानी सुनो। मेरी बहू नई नई दुल्हन है, उससे भले ही घर का काम परफेक्ट नहीं होता था, पर जैसे तैसे वो बेचारी पूरा दिन मेहनत तो करती थी। अब तो उसने अपनी जगह एक काम वाली रख ली है, और मुझे उस काम वाली के 10,000 रुपए देने पड़ेंगे। मेरे तो घर का बजट बिगड़ जाएगा। मेरी बहू सुप्रिया ही सबसे अच्छी थी। वो चुपचाप बिना एक शब्द बोले पूरा घर अकेले संभालती थी, पर अब वो जिद पर अड़ गई है कि वो सिर्फ जॉब करेगी। अगर वो जॉब करेगी तो मेरा घर कौन संभालेगा? सच कहूँ बहनों, तो इस सब में हमारी ही गलती है। जब हमारी बहुएं अपने अपने तरीके से मेहनत कर रही थी, तब हमको उनकी कद्र नहीं थी। हाँ, और अब जब वो बहुएं हमारे ही कहे अनुसार और हमारे ही ताने के अकॉर्डिंग बदल रही है, तो हमें समझ आ रहा है कि हम कितने गलत थे और वो कितनी सही। सारी गलती हमारी है, हमको उनसे माफी मांगनी चाहिए। उसी समय सुप्रिया, माया, काजल और रिया भी पार्क में घूमते हुए उसी बेंच की तरफ आती हैं। वहीं चारों बहुओं के चेहरों पर एक विजयी मुस्कान होती है। तभी अपनी सासों को देखकर चारों बहुएं बातें करते हुए, आज तो हमारी सासों के चेहरे कितने ज्यादा उतरे हुए लग रहे हैं। लगता है उन्हें हमारी बात समझ में आ रही है। तभी चारों सासें अपनी बहुओं को देखकर उनकी तरफ बढ़ती हैं और, बहू, हमें तुमसे बात करनी है। देखो, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। हमें तुम सबसे अपनी गलतियों की माफी मांगनी है। हाँ बहू, हमें माफ कर दो। तुम जैसी भी हो, अपने आप में बहुत परफेक्ट हो। हमने कभी तुम्हारी मेहनत की अहमियत को नहीं समझा, लेकिन अब हमें समझ में आ गया है कि तुम सब इस घर की असली नींव हो। मम्मी जी, आप बस प्लीज ऐसा मत कहिए और रोना बंद कीजिए। हम ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाने वाले हैं। ना माया दीदी जॉब छोड़ रही है, ना काजल घर छोड़ रही है, ना रिया काम वाली रख रही है, और ना ही मैं घर का काम छोड़ रही हूँ। हाँ आंटी जी, हम तो आपको बस ये एहसास कराना चाहते थे कि हम बहुएं भी हाड़ मास के इंसान हैं। हमारे भी अपने सपने हैं, हमारी भी अपनी क्षमताएं हैं। हमारे बारे में भी आप लोग वैसा ही सोचो जैसा आप खुद के बारे में सोचती हैं। हमें बस आपका थोड़ा सा प्यार, सम्मान और सपोर्ट चाहिए। बस माँ जी, हम यही समझाना चाहते थे कि बहुओं के काम एक और रूप अनेक होते हैं, और हमें खुशी है कि आप लोग ये समझ